अब प्लांट इंट्रोडक्शन के बाद में प्लांट इंट्रोडक्शन किसे बोला जाता है? देखो, द प्लांट इंट्रोडक्शन इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन प्लांट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू द न्यू हैबिटेट। उनके नेचुरल हैबिटेट में से न्यू हैबिटेट में जब प्लांट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तब उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज प्लांट इंट्रोडक्शन। उसको प्लांट इंट्रोडक्शन बोला जाता है। This can be done by important or export of sexual or asexual reproductive structures. ये कैसे किया जाता है? जब प्लांट इंपोर्ट किए जाते हैं या एक्सपोर्ट किए जाते हैं, अब कौन से प्लांट? सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। आणि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट या असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तब जब वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं तब उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्लांट इंट्रोडक्शन। वो मेथड को वो या टेक्निक को क्या बोला जाता है? प्लांट इंट्रोडक्शन ऐसे बोला जाता है। द नेक्स्ट मेथड आ जाती है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। नेक्स्ट मेथड को सिलेक्शन ऐसे बोला जाता है। सिलेक्शन किसे बोलते हैं? तो दैट इज द इंडिविजुअल प्लांट और ग्रुप ऑफ individual plant a group of plants are sorted out from the mixed population, thus eliminating undesirable ones। समझो एक क्रॉप फील्ड है और वो क्रॉप फील्ड के अंदर जितने भी हेल्दी प्लांट्स रहते हैं वो हेल्दी प्लांट्स को सेलेक्ट करके उनको आइसोलेट कर देना, और जो अनडिजायरेबल प्लांट कैरेक्टर वाले प्लांट रहते हैं या अनहेल्दी प्लांट्स रहते हैं उनको अलग कर देना, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज selection। The selection method include mass selection, pure selection and clonal selection। ये सिलेक्शन की जो मेथड रहती है उसमें मास सिलेक्शन रहता है, प्योर सिलेक्शन रहता है एंड क्लोनल सिलेक्शन रहता है। तो ये तीन टाइप का सिलेक्शन आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टेक्निक आ जाती है दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक रहती है। इट इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप वैरायटीज। ये जो मेथड्स रहते हैं जिसमें न्यू क्रॉप वैरायटीज प्रोड्यूस की जाती है इन विच टू और मोर प्लांट्स ऑफ अनलाइक जीनोटाइप और क्रॉस, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा प्लांट क्या किए जाते हैं? अनलाइक प्लांट्स उसके अंदर क्रॉस किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस हाइब्रिडाइजेशन कैन बी, ये हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग टाइप का रहता है। दैट वन इज कॉल्ड एज इंट्रावराइटल, एक ही वैरायटी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। दैट नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज इंटरवराइटल, दूसरा इंटरवराइटल रहता है। तीसरा जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्पेसिफिक और इंट्राजेनिक। तीसरा जो रहता है वो इंटरस्पेसिफिक रहता है या इंट्राजेनिक रहता है। और लास्ट वाला जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग टाइप का रहता है। इंट्रावैराइटल भी रहता है, इंटरवैराइटल भी रहता है, इंटरस्पेसिफिक भी जो रहता है जिसको इंट्रा जेनेरिक ऐसे बोला जाता है, या इंटरजेनेरिक भी जो रहता है जो हाइब्रिडाइजेशन रहता है। तब हाइब्रिड इट इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली अनलाइक इंडिविजुअल, उसको हाइब्रिड बोला जाता है। दो जेनेटिकली अनलाइक इंडिविजुअल से जब क्रॉसिंग की जाती है तब उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड वैरायटीज, उसको हाइब्रिड वैरायटीज बोला जाता है। ठीक है, अब पॉलीप्लाइड ब्रीडिंग नाम की मेथड रहती है, 4 टाइप की जो वैरायटीज रहती है।
पॉलीप्लाइड किससे बोला जाता है? तो ये पॉलीप्लाइड जो मेथड रहती है, पॉलीप्लाइड मेथड के अंदर पॉलीप्लाइड प्लांट्स ब्रीडिंग इज डन टू प्रोड्यूस प्लांट विथ एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो प्लांट रहते हैं वो एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम से प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज पॉलीप्लाइड ब्रीडिंग, ऐसे बोला जाता है। अब इंड्यूस्ड म्यूटेशन किससे बोला जाता है? तो म्यूटेशंस आर द सडन परमानेंट changes in genome of organism. This can be actually induced with the use of X-ray, beta ray, gamma rays, UV rays, etc. एक मिनट में पेज चेंज करवा देता हूँ। अब देखो, उसको इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोलते हैं। जो म्यूटेशन के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं वो सडन परमानेंट चेंज करवा देते हैं इन जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, and this can be artificially induced with the use of X-rays, beta rays, gamma rays, ultraviolet rays, etc. It can also be induced by chemicals such as mustard gas. और जो केमिकल से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो केमिकल रहता है मस्टर्ड गैस रहता है। H.J. मूलर नाम का साइंटिस्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल induced mutation in Drosophila melanogaster by using X-rays. Base analog of thymine is 5-bromouracil. H.J. मूलर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया था कि ड्रासोफिला मेलानोगास्टर यूजिंग एक्स-रे आर्टिफिशियल म्यूटेशन किया था उसने, और उसमें जो बेस एनालॉग यूटिलाइज किया था दैट इज थायमिन, इज 5-bromouracil. टिश्यू कल्चर, अब ये टेक्निक जो रहती है इज बेस्ड ऑन टोटिपोटेंसी. टोटिपोटेंसी मीन्स दैट इज द एबिलिटी ऑफ सेल टू गिव्स राइज टू होल प्लांट ऑफ प्लांट सेल. टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक रहती है, ये टेक्निक के अंदर प्लांट रहते हैं जो टोटिपोटेंसी के प्लांट रहते हैं. द कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी वाज गिवन बाय हैबर्टलैंड. हैबर्टलैंड नाम का साइंटिस्ट है जिसने ये टोटिपोटेंसी का कंसेप्ट दे दिया. एंड डिटेल्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टोटिपोटेंसी वाज शोन बाय स्टीवार्ड. और टोटिपोटेंसी की जो डिटेल एप्लीकेशंस थे वो किसने प्रपोज किया? तो इट वाज गिवन बाय हैबर्टलैंड. स्टीवार्ड नाम के साइंटिस्ट ने दे दिया. हु डेवलप्ड अ कंप्लीट कैरोट प्लांट फ्रॉम द रूट सेल. जिसने कैरोट प्लांट से कंप्लीटली क्या प्रोड्यूस कर दिया? रूट सेल के थ्रू एक एंटायर प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करके दिखाया. द पार्ट ऑफ a plant used to generate whole plant is called as explant. जो प्लांट बॉडी का पार्ट रहता है जो जनरेट किया जाता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? होल प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट. उसको एक्सप्लांट बोला जाता है. कैलस इज अ मास ऑफ सेल डेवलप्ड ड्यू टू रीडिफरेंशिएशन इन एक्सप्लांट. कैलस जो ऐसा मास ऑफ सेल्स रहता है जो डेवलप किया जाता है दैट इज ड्यू टू द रीडिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लांट. एक्सप्लांट का रीडिफरेंशिएशन करके वो कैलस से न्यू प्लांट बॉडी प्रोड्यूस किया जाता है. देन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर इम्पोर्टेंट इन टिश्यू कल्चर.
ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो रहते हैं वो टिश्यू कल्चर के अंदर क्या रहते हैं, इम्पोर्टेंट रहते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया ऐसे बोला जाता है, डेवलप्ड हाई यील्डिंग wheat varieties that is called as Sharabati Sonara by induced mutation in Sonora 64। सोनोरा 64 नाम के प्लांट के अंदर उसने इंड्यूस्ड यानी आर्टिफिशियल म्यूटेशन करके उससे जो न्यू वैरायटी प्रोड्यूस की, वो न्यू वैरायटी का नाम था दैट वाज शरबती सोनारा। शरबती सोनारा नाम का उसने प्लांट प्रोड्यूस किया था। जया एंड रत्ना are the two varieties developed for green revolution in India। व्हीट की दो वैरायटीज है जो जया और रत्ना नाम से प्रोड्यूस किए गए हैं, वो ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन गोल्डन राइस a transgene has been induced for vitamin in golden rice a transgene has been introduced for vitamin E production। गोल्डन राइस के अंदर जो ट्रांसजीन रहता है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, कै के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो दैट इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ई। विटामिन ए के लिए वो प्रोड्यूस किया जाता है। होल्स्टेन फ्राइसिन is the highest milk yielding variety of cattle in world। होस्टेल नाम की वैरायटी रहती है जो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करके पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। Ascariasis is a common disease of कैटल्स। अस्कैरियोसिस जो रहता है वो कैटल का कॉमन डिसीज रहता है। अब उसके बाद में आता है, ये हो गया इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑफ इकोनॉमिक जूलॉजी। अब इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर कौन से एनिमल्स जो रहते हैं दे आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर अस। अब इकोनॉमिक जूलॉजी किसे बोला जाता है, द साइंस ऑफ रेयरिंग, caring, feeding, breeding, improvement and utilization of domesticated animals is called as animal husbandry। उसको एनिमल हस्बेंडरी ऐसे बोला जाता है। The domesticated animals kept for use or profit are collectively called as livestock। उसको livestock बोला जाता है। Dog was the first domestic animal and the livestock of India can be categorized। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स जिसमें काऊ आता है, गोट आता है, बफेलो आता है, और एग यील्डिंग एनिमल्स जिसमें हेन आता है, डक आता है, ड्रॉट एनिमल्स जिसमें म्यूल आता है, डोंकी आता है, जनरल यूटिलिटी एनिमल्स जिसमें डॉग आता है, कैट आता है एंड बफेलो आता है। अब फिशरीज के अंदर फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर कौन आता है, तो फिशरीज आ जाता है। फिशरीज के अंदर फिशेस इंक्लूड किए जाते हैं। तो दैट फिशरी इंक्लूड्स द एक्वाकल्चर that involve the production of useful aquatic plant and animals such as fishes, prawns, crabs, mollusks। एडिबल एंड पीएल ऑयस्टर जो रहते हैं उससे अवेलेबल हो जाते हैं। अब फिशरी को ही फिशिकल्चर बोला जाता है। फिशिकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फिश रेयरिंग इन्वॉल्विंग
proper utilization of fresh water, brackish water, and coastal areas. Edible fishes in India are classified as major carbs. जो एडिबल फिशेस है इंडिया के अंदर, जो मेजर कार्प बोल के यूटिलाइज किया जाता है, एग्जाम्पल रोहू है, कटला है, कटला को बोथ फ्रेश वाटर एंड इल बोले तो मराइन एंड माइनर कार्प्स, कल्बसू फ्रेश वाटर एंड हिल्सा मराइन वाटर, ऐसे ये अलग अलग एडिबल फिशेस क्या किए जाते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं। रोहू कटला दोनों फ्रेश वाटर है, ईल मराइन वाटर के अंदर आ जाता है एंड कुछ माइनर कार्ब्स रहते हैं जिसको हम कैल्बासू बोलते हैं, फ्रेश वाटर रहता है, और हिल्सा जो रहता है वो मराइन वाटर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब एक्चुअली इन फिश प्रोडक्शन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट नेशन। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट नेशन है कि जो फिश प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन फिशेस आर यूज्ड फॉर ऑयल विथ विटामिन ए एंड डी। फिशेस के अंदर बहुत सारे विटामिन ए रहते हैं और विटामिन डी रहते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन एंड बियर कैन बी डन by isinglass produced by glass gallbladder of a fish. अब क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन एंड बियर जो कैरी किए जाते हैं, किसके थ्रू किए जाते हैं, तो इसिंग ग्लास प्रोड्यूस्ड बाय गॉल ब्लैडर। तो ये फिशरीज के अंदर प्रोड्यूस किए जाने वाले ये अलग अलग टाइप के फिशेस हैं। तो ये फिशरीज हो गया इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर। उसके बाद में पोल्ट्री आता है, सेरिकल्चर आता है, लैक कल्चर आता है, पियर्ल कल्चर आता है। तो बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है हम वो कल के लेक्चर में स्टडी करवा देते हैं। तो दिस इज अप टू द फिशरी अंडर इकोनॉमिक zoology. Okay, remaining will be in next lecture.